उन्होंने क्या किया, जैसे इनको देखा उन्होंने फौरन कहा कि ये तो लिटिल रूम्स है, छोटे छोटे रूम्स उनको लगे देखने में, लिटिल रूम्स। और लिटिल रूम्स को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सेला। ठीक है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको सेला बोला, और सेला का मतलब होता है लिटिल रूम इन द लैटिन लैंग्वेज। उसके बाद से इसका नाम पड़ता है सेल। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, 1665 में डिस्कवरी हुई है, सेल की डिस्कवरी हुई है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की है। किसके जरिए की है, मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए, जिसको हम सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप कहेंगे। वो जो स्ट्रक्चर जिस तरीके का दिखा था वो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर था, उसको देखने के बाद जो उन्होंने वर्ड बोला दैट वाज सेला, और सेला लैटिन लैंग्वेज में है, इसको लिटिल रूम कहते हैं। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। यस यस मैम, यस मैम, यस मैम, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है, इनका क्वेश्चन है कि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं या फिर फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी बॉडी कंप्लीट सेल्स की बनी होती है, उसमें अराउंड 30 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। ठीक है, वो सारी कुछ सेल्स एक साथ आपस में बाइंड होकर एक पर्टिकुलर काइंड का टिश्यू बनाती है। yes, और इस टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अगर हम बात करें हार्ट टिश्यू की, जो दिल के अंदर होते हैं हार्ट के, उसके टिश्यूज अलग होते हैं क्योंकि उसकी सेल्स अलग होती है। अगर नर्वस टिश्यू की बात करें जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, तो नर्वस टिश्यूज अलग होते हैं। इसी तरीके से हमारी जो बोन्स होती है उनके अंदर टिश्यूज अलग होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर टिश्यूज अलग होते हैं। सो बेसिकली इस तरह की टिश्यूज, अलग अलग टाइप्स की सेल्स मिलकर जो टिश्यूज बनाती है, पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसी से हमारी कंप्लीट बॉडी फॉर्म होती है और रेगुलेट भी होती है। सो बेसिकली अलग अलग टाइप की सेल्स मिलकर जो स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कर रही है, पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, इसलिए तो एवरीवन। यस मैम, यस मैम। अब बेटा सेल, अभी हमने ये भी पढ़ना है कि सेल जो होती है वो यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी सेल्स होती है, मल्टी सेलुलर। गुड। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर का मतलब है कि सिर्फ एक ही सेल होती है। यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल होती है और वही सेल आपके सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनकी एक ही सेल, एक लाइफ होती है, कंप्लीट लाइफ होती है। उसी के अंदर आपको सारे फंक्शंस मिलेंगे, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सेल के अंदर होते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं और वो। यस बेटा। मैम जो पिन वर्म और जो अर्थ वर्म होता है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? अर्थ वर्म आपका मल्टी सेलुलर होता है बेटा। यूनिसेलुलर के अंदर क्या क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, उसके अलावा यूनिसेलुलर में आपके पास हाँ अमीबा होता है, यूग्लिना होता है, अभी मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे फंक्शंस करती है। सिंगल सेल में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही तो सेल होती है, तो उसमें ये सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, तो उसमें टोटल फंक्शंस होते हैं जो एक मल्टी सेलुलर के अंदर होते हैं। ठीक है, नाउ सेल इज अ यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेरियस केमिकल्स होंगे वहां पे, फेट होगा, प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। तो फेट कैसे होता है, आगे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले सेल के बारे में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, डीएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स का अपना अलग अलग फंक्शन है। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो वहां पर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वहां पर लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, और लिपिड्स का फॉर्मेशन मीन्स कि वहां पर फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो सेल्स का यूनियन होता है उसके अंदर आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी, फेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बिलोंग करता है आपका डीएनए एंड आरएनए से। ठीक है, अभी मैं आप लोग की छोटा सा क्लासिफिकेशन बता देती हूँ, सारे बच्चे इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। जो कल एब्सेंट थे वो इसको जरूर देख लेना। ठीक है, कल मैंने ये बताया था क्लास में, प्लीज। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो लोग प्रेजेंट से बताइए, फर्स्ट किंगडम कौन सा होता है? किंगडम मोनेरा। मोनेरा। फर्स्ट किंगडम होता है आपका मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, एंड थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लेंटी एंड फोर्थ होता है एनिमेलिया। ठीक है, सो जो फर्स्ट किंगडम आपका होता है मोनेरा, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है अभी बताऊंगी, लेकिन अभी पहले इसको नोट डाउन करना कि मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल मेनली यहाँ पर आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, मेनली बैक्टीरिया। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट होता है आपके पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर भी आपको सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर मिलेंगे।
यहाँ पर भी सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सिंगल सेल होती है वो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक। सो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, हमारे पास पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है हमने उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। उसमें आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर जितने भी हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, सबको टोटल मिलाकर हमने 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया है। पहला किंगडम होता है मोनेरा, और मोनेरा के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं आपके यूनिसेलुलर, उनके पास सिर्फ एक ही सेल होती है और वही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। लेकिन जो मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मींस कि उनकी जो सेल्स होती है उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, एक अच्छा न्यूक्लियस नहीं होता, यू कैन से। उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बिखरा बिखरा होता है, जेनेटिक मटेरियल, उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। तो जो मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर है वो आपके प्रोकैरियोटिक है, और जो प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, वो यूकैरियोटिक है। उसके बाद जो तीनों किंगडम बचते हैं यहाँ पर, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, ये सारे आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? यस मैम। कोई कंफ्यूजन है? चलो अब आगे हम थोड़ा हिस्टोरिकल डाल लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई है। ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरियस सेल्स होती है, अलग अलग शेप, साइज, नंबर्स के अकॉर्डिंग। ल्यूवेनहोक ने जब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने स्टडी कर दी 1665 में, तो यहाँ पर जो सेल की स्टडी हुई थी वो डेड सेल थी। उसके बाद ल्यूवेनहोक अपनी एडवांस माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं और वो फ्री सेल्स की स्टडी करते हैं। ये जो यहाँ पर फ्री सेल्स थी ये लिविंग सेल्स थी, ठीक है, 1675 में। तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। 1665 में जो डिस्कवरी हुई थी सेल की, दैट वाज द डेड सेल, क्योंकि वो कॉर्क से स्टडी की थी, प्लांट का जो आउटर पार्ट होता है। और लिविंग सेल की स्टडी हमने जब की है 1674 में, ल्यूवेनहोक ने की है। जो पॉन्ड वाटर होता है उसके ऊपर वहां पर उन्होंने फ्री सेल्स को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। 1831 में काफी डिफरेंस है यहाँ से, 1674 से 1831 में बहुत डिफरेंस है। रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी करी है न्यूक्लियस की। जितनी भी सेल्स हमें यहाँ पर मिलेगी उनके सेंटर में न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर किया गया है बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1839 में जेई पुरकिंजे, इन्होंने एक टर्म कॉइन की है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमारी सेल के अंदर, यहाँ पर अगर आप देखो तो इस सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपको मिलेंगे। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं जो फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस करती हैं। यहाँ पर हमने जो फंक्शंस को डिवाइड किया है उसके लिए टर्म याद रख लेना, उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। ये इसलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से हम अपने घर के अंदर काम को डिवाइड कर देते हैं कि फादर को ये काम करना है, मदर को, सिबलिंग्स को ये काम करना है, अलग अलग तरीके से। और अगर हम इंडिया के अंदर भी देखें तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग काम को करते हैं। तो बेसिकली इसी तरीके से सेल के अंदर होता है। हमने क्या किया, उनके अलग अलग ऑर्गेनेलीज को एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया। माइटोकॉन्ड्रिया से कहा कि तुमको एटीपी बनानी है तो उसको एटीपी बना रही है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अलग अलग चीजें अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, जो सेल के अंदर आपको मिलता है। इस सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं इनको अलग करने के लिए कुछ फ्लूइड वहां पर होता है, कुछ बहने वाली चीज होती है, पानी जैसी चीज होती है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस है, इसकी डिस्कवरी की है पुरकिंजे ने, ठीक है। यस मैम। ठीक है ना। यस मैम। मैम थोड़ा फास्ट चलें, थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाइए। अच्छा ठीक है, क्या कुछ समझ में नहीं आया, कुछ रह गया? नहीं मैम, समझ में आ रहा है, फिर भी आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, वो डेट्स नाम के साथ। अच्छा ठीक है, नहीं बेटा ऑलरेडी कल कराया था मैंने, सिर्फ इसीलिए स्पीड करा रही हूँ। ऑलरेडी कल कराया था, कुछ बच्चे एब्सेंट थे और कुछ बच्चे को कनेक्ट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं इसको सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। नाउ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को किसने प्रेजेंट किया है? शिल्डन ने 1838 में एंड शॉन ने 1839 में। बेसिकली इन दोनों ने एक साथ मिलकर कुछ कंसेप्ट 1838 में शिल्डन ने दिए थे, देन कुछ कंसेप्ट के बारे में 1839 में शॉन ने कहा। तो दोनों ने मिला के जो सेल थ्योरी थी इसको हम कहते हैं सेल थ्योरी गिवन बाय शिल्डन एंड शॉन, ठीक है। इस थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किया है वर्चो ने। अब सेल थ्योरी क्या है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी के अंदर है। लेकिन इस थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किया गया है वर्चो के जरिए 1855 में, जिन्होंने कहा है कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होती हैं। इसके लिए टर्म यूज करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ओमनिस सेलुला सेलुला, ओमनिस सेलुला असेलुला। इसका मतलब होता है, ये भी आपका लैटिन लैंग्वेज में है,
प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज होती है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हो तो इवोल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं कि पहले हमारे पास छोटी छोटी सेल्स हुआ करती थी जिन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से यूकैरियोटिक सेल्स हुई, देन यूकैरियोटिक सेल्स के बाद हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म थे वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गए। तो ये बेसिकली इवोल्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं। यही बात सेम मतलब इस बात को उन्होंने अपने तरीके से बयान किया है ओमनी सेलुला एंड सेलुला कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होती हैं। दिस स्टेटमेंट गिवन बाय वर्शो। अब ये आपका शॉर्ट नोट्स में है, मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये इसको एक बार प्लीज जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर 1 by 1 आपको चीजें दी गई हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। देन ल्यूवेनहॉक ने अपनी माइक्रोस्कोप से जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप थी 1675 में पोन्ड वाटर के अंदर लिविंग सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। पुरकिंजे ने, जिसकी अभी हमने बात की, 1839 में प्रोटोप्लाज्म बताया जो कि फ्लूइड सब्सटेंस था। उसके बाद सेल थ्योरी आती है और ये सेल थ्योरी एप्लीकेबल किस किस के लिए है? दोनों के लिए, प्लांट एंड एनिमल के लिए, ठीक है। इस सेल थ्योरी में ये भी डिस्कवर बताया गया था कि बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। शील्डन एंड श्वाल ने ये दी। उसके बाद इसको फर्दर एक्सपेंड किया गया वर्शो के जरिए 1855 में, और जिन्होंने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और एट द एंड लास्ट में क्या होता है, इन सारी डिस्कवरीज के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है 1940 में। तो बेसिकली हमने सेल को देखना कब से शुरू किया? 1665 से। और यहाँ पर लिखा क्यों गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी? बिकॉज इस डिस्कवरी का एक मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं बायोलॉजी के अंदर, फर्दर स्टडी करने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है और इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर वेरियस